आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 7। ठीक है, हमने 6 तक क्या बात करा था? लेक्चर 6 तक हमने बात करा था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कौन कौन इन चीजों को, कौन कौन इन इम्यूनिटी को एंजॉय कर रहा है, ये सारी बातें हमने क्या कर रखा था, ये सारी चीजें हमने बातें कर रखा था। आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? आज के लेक्चर में हमें देखना है आर्टिकल 15। क्या देखना है आज हमें आर्टिकल 15 देखना है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मींस किसी भी ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब वो ग्राउंड किस किस बेसिस पे हो सकता है? वो ग्राउंड हो सकता है रिलीजियस के बेसिस पे, वो ग्राउंड हो सकता है रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। मींस इन 5 चीजों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसी बात को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। इसी बात को रोकता है कौन? आर्टिकल 15। ठीक, आर्टिकल 15 ने क्या किया? आर्टिकल 15 ने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं? रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? किसी के प्रति भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने आर्टिकल 14 में क्या बात करा था? एनी पर्सन के बारे में बात करा था, लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिटीजन्स के बारे में। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, देखिए ओनली ऑफ मीन्स सिर्फ, सिर्फ इसी ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। रिलीजियस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ओनली सिर्फ इसी के बेसिस पे। और अदर अगर कुछ बेसिस है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? उसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 क्रूशियल वर्ड्स इन दिस प्रोविजन आर डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। इस प्रोविजन में 2 क्रूशियल वर्ड्स है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन है और एक ओनली। अब ये दोनों क्रूशियल वर्ड क्या बोलता है? द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। मीन्स कहने का मतलब, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, मीन्स अनफेवरेबल डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एक दूसरे को अलग अलग। मीन्स एक को दूसरे से हम क्या कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अनफेवरेबल, अनफेवरेबली क्या कर रहे हैं? हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एक दूसरे को। द यूज ऑफ वर्ड ओनली कैनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। ओनली का मतलब है, ओनली का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरे ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 5 ग्राउंड जो है, इस 5 ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 से, ये हो गया हमारा पहला प्रोविजन कि आर्टिकल 15 क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? रिलीजियस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ये हो गया हमारा पहला प्रोविजन, मींस आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 अब हम क्या बात करेंगे? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बात करता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बात करता है द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, liability, restrictions or condition on grounds of only of religions, race, caste, sex और place of birth with regard to, मीन्स कहने का मतलब है सेकंड प्रोविजन आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजन कहता है कि किसी भी बेसिस पे, मीन्स चाहे वो हम क्या किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ओनली ऑफ द रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, किसी इनमें से किसी के भी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी डिसेबिलिटी को नहीं, कोई भी डिसेबिलिटी को, कोई भी लाइबिलिटी को, किसी भी रेस्ट्रिक्शंस को या कोई भी कंडीशंस को हम क्या कर सकते हैं? इस बेसिस पे कोई भी सिटीजन्स इस बेसिस पे चीजें नहीं करेगा। मीन्स कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि रिलीजियस हो गया, रेस हो गया, सेक्स हो गया, कास्ट हो गया और प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पर कोई कंडीशन हम नहीं लगा सकते।
इस बेसिस पर हम कोई डिसेबिलिटी नहीं कर सकते, इस बेसिस पर हम कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते। आई बात समझ? मीन्स इस बेसिस पे हमें क्या करना है, हम डिसेबिलिटी नहीं कर सकते किसी के साथ, कोई लायबिलिटी नहीं कर सकते किसी के साथ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि हाँ आपको ये कंडीशन है कि आप ये कंडीशन मानोगे तभी आप हमारे एरिया से गुजर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने के टाइम पे होते थे ना कि अपर कास्ट के लोगों के एरिया से अगर गुजरना होता था तो जो लोअर कास्ट है उसको चप्पल खोल के गुजरना होता था। या दूसरी बात है कि अपर कास्ट जहां से पानी पीते हैं वहां से पानी नहीं पी सकते, अपर कास्ट जहां घूमने जाते हैं वहां घूमने नहीं जा सकते। ये सारी चीजें थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बनाया गया है कि इस बेसिस पे हम किसी को रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते, किसी को कंडीशंस नहीं लगा सकते, कोई डिसेबिलिटी के अगर केस है तो इस ग्राउंड पे हम चीजें को नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, अब इन चीजों को कर तो दिया है, लेकिन करने के बाद क्या किया है, ये किस किस जगह पे अप्लाई होगा। मीन्स कोई भी एसेस टू शॉप, मीन्स शॉप को अगर हमें एसेस करना है, या कोई पब्लिक रेस्टोरेंट जाना है, कोई होटल जाना है, कोई प्लेस और पब्लिक इंटरटेनमेंट जाना है, तो वहां पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा सकते। किस बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कि हाँ आप इस कास्ट के हो तो आप इस ये होटल नहीं जा सकते, आप इस रिलीजियस के हो तो आप इस प्लेस पे नहीं जा सकते। इन सब पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जा सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इसी बातों को दर्शाता है। उसके बाद यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्स मेंटेन्ड होली और पार्सली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। जो भी चीजें जनरल पब्लिक के यूज में है, जो भी चीजों को स्टेट फंड दे रहा है, पार्सली दे रहा हो या फुल्ली दे रहा हो, उन चीजों पर इन चीजों का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो बाथिंग घाट्स हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हो। ये सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को मेंटेन मेंटेन अगर अगर ये मेंटेन स्टेट कर रहा है, या पार्सली या फुल्ली, या फिर ये जनरल पब्लिक के लिए खुला हुआ है, वहां पर हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। ठीक है, ये बातें कर दी आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अब देखिए आर्टिकल 15 में हमारे पास टोटल 6 वो है, आर्टिकल 15 में हमारे पास टोटल 6 क्लॉज है। 6 क्लॉज में आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये क्या करता है, ये अधिकार देता है, ये राइट्स देता है इंडिविजुअल्स को, ये राइट्स देता है सिटीजन्स को। लेकिन आर्टिकल 3 क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 ये अधिकार नहीं देता है, ये क्या करता है, ये इंपावर करता है कि आप क्या करें, आप इन चीजों के लिए आप कानून बना सकते हैं। ये इंपावर करता है पार्लियामेंट को, या प्रोविजन देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इन चीजों के लिए कानून बना सकते हैं। क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 ये क्या करता है, ये आपको इंपावर करता है, ये आपको पावर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इनके अपलिफ्ट के लिए क्या कर सकते हैं, आप इनके अपलिफ्ट के लिए आपको पावर दिया गया है, आप इनके लिए कुछ भी कानून बनाइए जिससे कि ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ये सेक्शन क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सके। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या करता है, ये राइट्स देता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 भी क्या करता है, ये अधिकार देता है कि ये आप इंजॉय कीजिए अधिकार। लेकिन क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 ये क्या करता है, ये आपको इंपावर करता है, या पार्लियामेंट को या जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है उसको इंपावर करता है कि आप क्या करो, आप इसके प्रति क्या करो, आप इसके प्रति अपना कानून बनाओ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। 4 एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है कि स्टेट को परमिशन दिया गया है या परमिट किया गया है कि आप क्या करो, एक स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोविजन बना सकते हो। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और प्रोविंसेस और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मीन्स लोकल बॉडीज में जो हमने रिजर्वेशन दिया है महिला को या चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन के लिए आप प्रोविजन बना सकते हो, ये अलाउ करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली
backward classes or for the scheduled caste and scheduled tribe. इस मीन्स ये क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है स्टेट को क्या दिया गया है, स्टेट को दिया गया है कि आप जो एजुकेशनली बैकवर्ड है या जो सोशली बैकवर्ड है उसको क्या करो, उसको अपलिफ्ट के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। उसके अपलिफ्टमेंट के लिए या उसके एडवांसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हैं, आप रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दे सकते हैं, रिजर्व फी कंसेशन दे सकते हैं। ये आपके हाथ में है, ये आप क्या करो, इसके लिए आप कानून बनाओ। ये क्या करता है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये परमिट करता है पार्लियामेंट को। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहता है द स्टेट इज एम्पावर्ड to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or for the scheduled caste and scheduled tribes regarding their admissions to educational institutions. मीन्स किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। इस बात को इंपावर करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या इंपावर करता है, लॉ मेकिंग बॉडीज को आप क्या बना सकते हैं, आप जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है आप उसके लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं, या आप क्या हो सकता है, आप उसके लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं कि आप क्या करो, आप ऐसा कानून बनाओ ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी उसका एडमिशन हो सके। मीन्स रिगार्डिंग देयर एडमिशन, उसके एडमिशन के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रोविजन बना सकते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कानून किसको इंक्लूड करता है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड करता है, मीन्स प्राइवेट वाले को भी इंक्लूड करता है। वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, या तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किससे एड हो रहा है, स्टेट फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी कुछ कुछ स्टेट फंड मिलता है, तो चाहे वो स्टेट फंड मिल रहा है तो भी ठीक है और नहीं भी मिल रहा है तो भी ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको ये देना पड़ेगा, आपको क्या करना, आपको कुछ रिजर्वेशन या कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि वहां पर एडमिशंस का कोई चक्कर ना हो। मीन्स एडमिशंस कोई भी जाकर के जो एजुकेशनली बैकवर्ड है या जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है उसको आप क्या कर सकते हो, उसका एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके, जहां पर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको छोड़ करके क्या कर सकते हो, आप एक कानून बना सकते हो कि हाँ आपको यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है या सोशली बैकवर्ड है। ये बात होगी आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5 की। ठीक है, ये बात होगी आर्टिकल 5 की। उसके बाद आर्टिकल 5 नहीं, आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 क्या कहता है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 कहता है द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। स्टेट को ये एम्पावर किया गया है कि आप कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाओ ताकि क्या हो सके, वहां से एडवांसमेंट हो सके कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उसके एडवांसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। Further, the state is allowed to make a provision for the reservations of up to 10% of seats for such sections in admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, except the minority educational institutions. उसके बाद क्या किया, स्टेट ने ये अलाउ कर दिया कि 10% जो है 10% सीट किसके लिए छोड़ दिया जाएगा, जो एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए छोड़ दिया जाएगा, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एडेड हो, मीन्स गवर्नमेंट फंड दे रही है, स्टेट फंड दे रही है, या फिर अनएडेड या स्टेट फंड ना दे रही है, उसमें भी क्या मानना पड़ेगा, उसमें भी यही मानना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको 10% सीट रिजर्व करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके। ठीक है, दिस रिजर्वेशन इज अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस। मीन्स ये जो रिजर्वेशंस है, ये रिजर्वेशंस को जो पुराना रिजर्वेशंस जो हमने दिया था, जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 सीट्स है, उसमें से 40 सीट्स का हमने रिजर्वेशन दे दिया,
अब 40 सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया तो 40 सीट्स के बाद जो 10% का एडेड है, दिस रिजर्वेशन अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। जो हमारा पुराना रिजर्वेशन था उसमें से 10% और जोड़ दिया। ठीक है। फॉर दिस पर्पस द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वुड बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage। मीन्स कहने का मतलब है इस पर्पस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हमेशा नोटिफाई किया जाएगा, टाइम टू टाइम क्या कर दिया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा कि आप एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर नहीं है। कुछ उसमें से इंडिकेटर्स रखा गया है जिसके कारण आपको माना जाएगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर नहीं है। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी का क्या रिजर्वेशन है। द एबव एक्सेप्शन सी वाज एडेड बाय द 93rd provisions of Article 15, provisions of discrimination on the ground of religious, sex, race, sexual place और at a glance। मीन्स कहने का मतलब है कि ओबीसी का रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या है। द एबव एक्सेप्शन सी, ये जो सी है ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। इसको 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू क्या कर दिया गया था, इसको एक्सेप्शंस किया गया था। क्यों एक्सेप्शंस किया गया था, देखिए सीधी सीधी बात है कि हमारे पास राइट टू क्या है, हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हम कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जब हम कोई भी प्रोफेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वो तो प्रोफेशन ही है। जब हम कोई भी प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्यों इसमें टांग अड़ा रही है, इस गवर्नमेंट क्यों बोल रही है कि आपको इतना सीट छोड़ना पड़ेगा, इतना रिजर्वेशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी हम ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जब ये चीजें हो गई, ये चीजें होने के बाद फिर गवर्नमेंट क्यों कर रही है। इसीलिए इसीलिए क्या कहता है, 2005 में एक अमेंडमेंट आया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन द सेंट्रल इनेक्टेड सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006। सेंटर ने क्या इनेक्ट किया, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2006 में क्या बोला, प्रोवाइडिंग ए कोटा ऑफ 27% फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। मीन 27% कैंडिडेट्स जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM, ये सब क्या कर सकते हैं, 27% रिजर्वेशन देंगे, चाहे वो IIT हो चाहे वो IIM हो। 27% कोटा फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशन में 27% कोटा क्या होगा, ओबीसी के लिए होगा सभी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो IIT हो चाहे वो IIM हो। ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया गया 27%, चाहे वो IIT इंस्टीट्यूट हो चाहे वो IIM इंस्टीट्यूट हो, वहां पर 27% कोटा क्या है, रिजर्वेशन है किसका, ओबीसी का। उसके बाद 2008 में क्या हुआ, 2008 में द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ अमेंडमेंट एक्ट एंड द ओबीसी कोटा एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों वैलिडिटी को क्या किया, अपहेल्ड किया, बट एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। इन बातों को तो मान ले, चलो 27% कोटा दे दिया आपने, ठीक किया, ठीक है। उसके बाद इस अमेंडमेंट भी कर दिया, अमेंडमेंट को भी मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने क्या किया, द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप क्या करो, आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करो। अब क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर मतलब है एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसी व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द लॉ। जब इस लॉ को इंप्लीमेंट करो उस टाइम पे क्या करो, उस टाइम पे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करो, क्रीमी लेयर को हटाओ। अब क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर है द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर। मीन्स इनके बच्चे जो हमने नीचे पढ़ना है उनके बच्चे क्या होंगे, उनके बच्चे क्रीमी लेयर में बिलोंग करेंगे। जैसे पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो पर्सन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी, सीईसी, सीएजी एंड सो ऑन। इन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को क्या करता है, होल्ड करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, जज ऑफ हाई कोर्ट हो, चेयरमैन हो, मेंबर ऑफ यूपीएससी हो, एसपीएससी हो, सीईसी हो, सीएजी हो, इन सबको क्या कर दिया गया, इन सबको क्रीमी लेयर में डाला गया। आप ओबीसी होते हुए भी आप इन 27% कोटा का फायदा नहीं उठा सकते, आपको क्या बोल दिया गया, आप क्रीमी लेयर में है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ग्रुप ए क्लास 1 एंड ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस। मीन्स
ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले ऑफिसर्स जो कि ऑल इंडिया सर्विस में है, सेंट्रल सर्विस में है या स्टेट सर्विस में है, इन सबको भी क्या कर दिया गया, इसको इन सबको भी क्या कर दिया गया, क्रीमी लेयर में डाल दिया गया। चाहे वो एम्प्लॉयज हो होल्डिंग इक्विवेलेंट पोस्ट इन पब्लिक सर्विस यूनिट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज ईटीसी एंड आल्सो इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। चाहे आप कहीं पर भी काम करो, चाहे वो प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटीज हो, इंश्योरेंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, बैंक हो, पब्लिक सर्विस यूनिट्स में हो, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर इस लेवल पे हो, ग्रुप ए या ग्रुप बी लेवल पे हो, आपको क्या माना जाएगा, या इसके इक्विवेलेंट किसी भी पोस्ट पे हो, आपको क्या मान लिया जाएगा, आप क्रीमी लेयर में हो। ठीक है। Persons who are in rank of colonel and above in the army and equivalent post in the navy, air force and the paramilitary forces means वो पर्सन्स जो कि कर्नल रैंक पे है, कर्नल रैंक पे, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो नेवी में हो, या चाहे वो एयर फोर्स में हो, या इक्विवेलेंट पोस्ट पे है, या उससे ऊपर पोस्ट पे है, उसको भी क्या कर दिया गया है, उनको भी क्रीमी लेयर में डाल दिया गया है। प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट्स एंड सो ऑन, वो प्रोफेशन जो कि डॉक्टर्स का है, इंजीनियर्स का है, आर्टिस्ट है, ऑथर है, कंसल्टेंट्स है, ये सबको किस में डाल दिया गया, ये सबको, इन सब प्रोफेशन को किस में डाल दिया गया है, क्रीमी लेयर में डाल दिया। पर्सन एंगेज इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, वो पर्सन जो किसमें एंगेज है, ट्रेड में हो, बिजनेस में हो या इंडस्ट्री में एंगेज हो, उन सबको भी क्रीमी लेयर में डाल दिया। पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड एबव सर्टेन लिमिट्स एंड वैकेंट लैंड और बिल्डिंग्स इन अर्बन एरिया मीन्स वो भी व्यक्ति जिसके पास के क्या है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है और वैकेंट लैंड या बिल्डिंग अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है, वो भी क्या होगा, वो क्रीमी लेयर में डाल दिया गया। पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8 लाख और पोजेसिंग वेल्थ अबव द एक्सेप्शन लिमिट मीन्स टोटल ग्रॉस इनकम 8 लाख से अगर ज्यादा है, उनको क्या कर दिया गया है, उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया गया। ठीक है। इन 1993 व्हेन द क्रीमी लेयर सीलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इट वाज 1 लाख। 1993 में क्रीमी लेयर को जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में, उस टाइम पे क्या कर दिया गया, तो सिर्फ 1 लाख का लिमिट रखा गया था। उसके बाद उसको रिवाइज किया गया 2.5 लाख पे 2004 में, 4.5 लाख पे 2008 में, 6 लाख पे 2013 में और 8 लाख पे 2017 में। ये रिवाइज किया गया बार बार, क्रीमी लेयर का रिवीजन इस तरीके से किया गया। 93 में क्या था, फिर 2004 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्रीमी लेयर को बांटा गया। ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मींस उनके लिए रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से दिया गया। थोड़ा ये टॉपिक लंबा हो जाए पर कोई बात नहीं है, आज इसको खत्म ही थोड़ा सा ही रहता है, उसके बाद हम लोग आर्टिकल 16 पे जाएंगे। ठीक है। तो रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का क्या है। द एबव एक्सेप्शंस डी वाज एडेड बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। जो ये डी जोड़ा गया है, ये जो आपका आर्टिकल डी जोड़ा गया है, ये जो आपका डी जोड़ा गया है, इसके एक्सेप्शंस में क्या कर दिया गया है, ये इसको अमेंडमेंट किया गया अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या गया, इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर इन 2019 providing 10% reservation to the economically weaker sections in admissions to educational institution means 10% क्या गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया किसको, ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% क्या किया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। The benefit of these reservations can be availed by the persons belonging to EWS means इस इन आर्टिकल्स का या फिर इन अमेंडमेंट का बेनिफिट्स उन्हीं को मिलेगा जो कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। अब ईडब्ल्यूएस से कौन बिलोंग कर सकता है, हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशंस फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी मींस ये 10% उनको मिलेगा जो कि एससी, एसटी और ओबीसी का फायदा नहीं ले रहे, जो एससी, एसटी और ओबीसी का फायदा नहीं ले रहे हैं, उनके लिए है ये 10%। मींस ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए फायदा है, जो कि एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए है।
द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन इन दिस रिगार्ड एज फॉलो। अब ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मींस ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आएगा, ईडब्ल्यूएस में आएगा आपका पर्सन्स हुज फैमिली हैज ग्रॉस इनकम बिलो 8 लाख, मींस 8 लाख से जिसका ग्रॉस इनकम कम है वो ईडब्ल्यूएस में आएगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, मींस इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा जिसका जिसका क्या है, जिसका ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, उसके बाद द इनकम वुड इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, चाहे सैलरी से हो, एग्रीकल्चर से हो, बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो, कहीं से भी हो इनकम, कहीं से भी इनकम हो, तो जिसका 8 लाख से इनकम कम होगा उसी को क्या किस क्या क्या उसी को ये बेनिफिट मिलेगा, उसी को ये रिजर्वेशन मिलेगा। एंड इट वुड बी इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, मीन्स जिस ईयर में हम अप्लाई कर रहे हैं उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए कि आपका इनकम क्या है, 8 लाख से कम है, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। पर्सन हुज फैमिली owns or possesses any one of the following asset are to be excluded from the being identified, मीन्स इन सब में से कुछ भी चीजें अगर उनके पास मिलती है तो उनको ईडब्ल्यूएस से हटा दिया जाएगा। जैसे 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, 5 एकड़ अगर एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको ईडब्ल्यूएस से हटा दिया जाएगा। रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है तो उसको भी ईडब्ल्यूएस से हटा दिया जाएगा। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड अगर आपके पास रेसिडेंशियल फ्लैट प्लॉट है और कोई भी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में और उससे एबव, तो आपको भी क्या कर दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस से हटा दिया जाएगा। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज नहीं है उसमें अगर 200 यार्ड आपके पास रेसिडेंशियल प्लॉट है, आपको भी ईडब्ल्यूएस से हटा दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस से हटाने का। The property held by a family in different locations or different places या cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status, means जो भी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली और डिफरेंट लोकेशन, मीन डिफरेंट लोकेशन पे जो भी प्रॉपर्टी हेल्ड हो रहा है फैमिली के थ्रू, जो भी प्रॉपर्टी फैमिली के थ्रू हेल्ड हो रहा है डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट सिटीज पे, डिफरेंट प्लेस पे, इन सबको क्लब किया जाएगा, इन सबको मिलाया जाएगा, तभी ईडब्ल्यूएस को माना जाएगा कि हाँ ये चीजें ईडब्ल्यूएस में है या ईडब्ल्यूएस में नहीं है। मीन सबको क्लब किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि फैमिली का अलग हो जाएगा मेरा अलग हो जाएगा, वो नहीं है, पूरा फैमिली को क्लब किया जाएगा, पूरा फैमिली के प्रॉपर्टी को क्लब किया जाएगा, चाहे वो डिफरेंट प्लेसेस में हो, डिफरेंट सिटीज में हो, हर जगह के प्रॉपर्टीज को। फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड इंक्लूड पर्सन्स हु सीक्स बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, हिज और हर पेरेंट्स सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 years एंड आल्सो हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 years, मींस ये क्राइटेरिया जो है, ये क्राइटेरिया उन्हीं किसको किसको मिलेगा, ये ईडब्ल्यूएस में कौन कौन इंक्लूड होगा, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उनके सिबलिंग्स हो जो कि 18 साल से कम है, या उन माता पिता हो या उनके बच्चे हो 18 साल से कम के, इन सबको क्या कर दिया जाएगा, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा बात नहीं सिर्फ पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ बच्चे को इंक्लूड, ऐसा नहीं है, ये सारे इन सबको इंक्लूड किया जाएगा, तभी ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को माना जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी आर्टिकल 15 यहाँ तक खत्म। अब हमें बात करनी होगी नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 16 की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।